हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इंपॉर्टेंट सर्कुलर नोटिफिकेशन फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 23। काफी अच्छे नंबर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस मंथ के अंदर नोटिफिकेशन को रिलीज किया। आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट सेशन। बात को स्टार्ट करेंगे फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रेस रिलीज से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ने एक G20 टेक्स्ट प्रिंट को चलाया था मई के अंदर, जिसका फोर्थ एडिशन को लॉन्च किया था, जिसका पर्पस था कि टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने आपको क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के रिस्पेक्ट में। तो इसके रिस्पेक्ट में 93 प्रपोजल्स है, जिसके अंदर 3 विनर को सिलेक्ट करा गया। आपको याद रखना है उन 3 विनर्स का नाम और साथ में प्राइज मनी। तो प्राइज मनी की बात करें तो 4 मिलियन इंडियन रुपी ईच तीनों विनर्स को मिले, 40 लाख रुपीस। जो विनर्स है वो है सेक्रेटेरियम लिमिटेड यूनाइटेड किंगडम का, जिन्होंने टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन प्रोवाइड करा AML एंड CFT फंक्शन के अंदर, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटिंग फॉर फाइनेंसिंग टेररिज्म में प्रोवाइड करा। सेकंड विनर रहे आपके मिलिसेंट लैब्स यूनाइटेड किंगडम के, जिन्होंने फॉरेन एक्सचेंज एंड लिक्विडिटी के रिस्पेक्ट में टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करा। थर्ड विनर है KNOX नेटवर्क यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, जिन्होंने टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करा क्रॉस बॉर्डर CBDC प्लेटफॉर्म। CBDC की बात करें तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। हर एक सेंट्रल बैंक, जैसे इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, यहाँ पर भी हमने अपनी डिजिटल करेंसी को लॉन्च कर दिया है। ऐसे ही हर एक कंट्री जिसका सेंट्रल बैंक उनका डिजिटल करेंसी को लॉन्च करेगा। तो बोला उनके प्लेटफॉर्म्स के अंदर कैसे ट्रांजेक्शन होगी क्रॉस बॉर्डर के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। चलो, तो फर्स्ट न्यूज यहाँ पे ओवर होती है। सेकंड न्यूज आती है ऑपरेशंस ऑफ प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइंस एट बैंक थ्रू यूपीआई। अगर यूपीआई की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेमेंट सिस्टम्स इन इंडिया, काफी फेमस है, आप सारे यूपीआई यूज करते हैं। तो बोला देखो अभी यूपीआई के अंदर जो पेमेंट होती है वो सेविंग्स अकाउंट, ओवरड्राफ्ट अकाउंट, प्रीपेड वॉलेट्स या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू हो सकती है। तो इसके स्कोप को बढ़ाया गया और बोला अब हम प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइंस, अगर आपकी सीसी की लिमिट है तो आप सीसी की लिमिट को यूज करते हो यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। प्री अप्रूव क्रेडिट लाइंस कोई भी आपके पास, तो उसको आप पे कर सकते हैं यूपीआई का यूज करके। ये डायरेक्शन इशू हुआ किस एक्ट के अंदर, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के सेक्शन नंबर 10 एंड सेक्शन नंबर 18 के अंदर, ठीक है ना। चलो, न्यूज नंबर थर्ड आती है सितंबर नंबर 8 की, इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो। अगर बात करें इसलिए पिछले वाले सेशन में हमने देखा था कि क्या कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर विड्रॉवल ऑफ अकोमोडेशन का स्टैंड लिया था, जिसके अंदर इंक्रीमेंटल सीआरआर को मेंटेन करने की बात करी थी। तो इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में बोला जी इंक्रीमेंटल सीआरआर मेंटेन करने की बात करी थी ना आपको, एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर जो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी आपको मिले हैं उसका इंक्रीमेंटल सीआरआर मेंटेन करना था 10% के हिसाब से। अब बोला कि अब उसको रिलीज करने की बात आ रही है, उसको फेज मैनर में रिलीज करा जाएगा, उस पैसे को रिलीज करा जाएगा मार्केट के अंदर। शेड्यूल्ड बैंक्स वर रिक्वायर्ड टू मेंटेन इंक्रीमेंटल सीआरआर। अगर सीआरआर की बात करें कैश रिजर्व रेशियो की, तो वो 4.5% ही है। ये एक अलग मेजर है जिसने बोला इंक्रीमेंटल सीआरआर को बनाना है। कैश रिजर्व रेशियो इंक्रीमेंटल जो है उसको 10% का बनाना था ऑन द इंक्रीज इन द नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी बिटवीन मई 19 एंड जुलाई 28। ICRR इज टेम्परेरी मेजर फॉर मैनेजिंग द लिक्विडिटी ओवरहैंग। इस रिस्पेक्ट में बोला इसको फेज मैनर में अब वापस छोड़ा जाएगा, रिलीज करा जाएगा। सितंबर 9 23 तक 25% ऑफ द इंक्रीमेंटल सीआरआर को, मतलब आपको क्या कहते हैं, रिलीज कर देना है। अमाउंट टू बी रिलीज आ गया ना इन करोड़। ऐसी सितंबर 23 तक 25% ऑफ द आईसीआर फिर उसको रिलीज कर देंगे और बैलेंस 50 को 7 अक्टूबर तक रिलीज कर दिया जाएगा। ओके जी, चलो जी, चलो जी, समझ में आता है। सीआरआर को बैंक्स को अपना क्या कहते हैं एक कैश रिजर्व का रेशियो है, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ मेंटेन करना पड़ता है, ताकि ये पैसा, मतलब ये वाला पर्टिकुलर रिजर्व होता है वो लेंडिंग के लिए अवेलेबल नहीं होता, मार्केट में लेंडिंग के लिए अवेलेबल नहीं रहता। ओके, फोर्थ न्यूज आती है रिस्पॉन्सिबल लेंडिंग कंडक्ट, रिलीज ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स। अब बैंक्स क्या कहते हैं लोन देते थे और प्रॉपर्टी के कागजात ले लेते थे, चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो। इस रिस्पेक्ट में हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला यार जब आपका लोन की रीपेमेंट हो जाए तो वो जो डॉक्यूमेंट आपने लिए वो वापस करो ना। अगर वापस नहीं करेगा बैंक तो उस पर हम पेनल्टी लगाएंगे। सबसे पहली बात बोली कि द रेगुलेटेड एंटिटीज मतलब बैंक्स shall release the original movable and immovable property documents and remove charge registered with any registrar within a period of 30 days। आपको 30 डेज के अंदर अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स रिटर्न करने हैं। अगर कोई चार्ज क्रिएट कर रखा है किसी रजिस्ट्री के साथ तो उसको सेटिस्फाई करना है विद इन 30 डेज आफ्टर द पेमेंट
स्लैश सेटलमेंट ऑफ द लोन अकाउंट। पैसे दे दिए, बात खत्म होगी। 30 डेज के अंदर वापस करो आप डॉक्यूमेंट को। अगर नहीं करते आप, तो आपके ऊपर हम क्या लगाएंगे, पेनल्टी। ये पेनल्टी देनी पड़ेगी आपको, किसको, जो क्या कहते हैं, जिसके डॉक्यूमेंट्स है। इन केस ऑफ डिले in releasing the original movable immovable property documents or failing to file a charge of satisfaction from with relevant registry beyond 30 days। 30 days का टाइम निकल गया। after the full payment of settlement loan, the regulated entity shall communicate to the borrower reason for such delay। reason बताएगी भाई क्यों डिले हो रहा है। in case where the delay is attributable to regulated entity, it shall compensate to the borrower at the rate of 5,000 rupees फॉर ईच डे ऑफ डिले। हर रोज के 5,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे, जिसका मतलब प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स आपने दिए नहीं, ठीक है ना। ओके जी। इन केस ऑफ लॉस और डैमेज, आप कह रहे हैं कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स है या जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो क्या कहते हैं, डैमेज हो गए, तो उस रिस्पेक्ट में बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेगुलेटेड एंटिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका डुप्लीकेट कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी जो भी है, उसको रिलीज करवा के दे, जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है। और उसके सारे के सारे पैसे बियर करेगा कौन, जो क्या कहते हैं, बैंक है, वही बियर करेगा, ठीक है ना, अगर वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स डैमेज हो जाते हैं। अब उस केस में बोला कि आपको एक 30 डेज का टाइम और दिया जाएगा इस पर्टिकुलर क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को रिलीज कराने के लिए, जो डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स है, इनकेस अगर डिस्ट्रॉय हो गए। हाउएवर, आपको जो 30 डेज के बाद अगर आपका फिर नहीं दे पाते क्या कहते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, डुप्लीकेट कॉपीज या फिर सर्टिफाइड कॉपी, तो उसके बाद आपके ऊपर फिर पेनल्टी लगना स्टार्ट हो जाएगी। इन केस ऑफ लॉस डैमेज टू ओरिजिनल मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स ईदर इन पार्ट ऑफ फुल, द रेगुलेटेड एंटिटी shall assist the borrower in obtaining the duplicate certificate copy of the movable or immobile property documents and साथ ही साथ असिस्ट करेगा भाई डॉक्यूमेंट्स निकलवाने में, क्योंकि देखो डुप्लीकेट तो ओनर के साइन से ही निकलेंगे। साथ ही साथ लिखा है कि सारे चार्जेस यही बियर करेगा एंड शैल बियर द एसोसिएटेड कॉस्ट इन एडिशन टू पेइंग कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन तो देना है, बट इसके अंदर जो पैसा लगा ना आपको क्या कहते हैं, डुप्लीकेट्स निकलवाने में, वो भी बैंक को बियर करना पड़ेगा। हाउएवर इन सच केस एन एडिशनल टाइम ऑफ 30 डेज शैल बी अवेलेबल। इस रिस्पेक्ट में अगर लॉस हो गया, डैमेज हो गया, तो आपको बैंक्स को 30 डेज का टाइम और दिया जाएगा। इनिशियल में 30 डेज मिले थे कि डॉक्यूमेंट्स को रिलीज कर दो। इन केस डैमेज हो गया तो 30 डेज का टाइम तो आपके पास है, आपको एडिशनल 30 डेज दिए जाएंगे, तो मतलब टोटल 60 डेज का पीरियड लगेगा पेनल्टी लगाने से पहले। 60 डेज के अंदर अंदर डॉक्यूमेंट्स दे दो डुप्लीकेट निकाल के, तो पेनल्टी नहीं लगेगी। 60 डेज तक अगर डुप्लीकेट या सर्टिफिकेट कॉपीज नहीं दी तो पेनल्टी देनी पड़ेगी। चलो नेक्स्ट न्यूज पढ़ते हैं, मास्टर डायरेक्शन क्लासिफिकेशन वैल्यूएशन और ऑपरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के बारे में बात करें तो एक बेहतरीन डायरेक्शन निकाली गई, जिस रिस्पेक्ट में बोला जो आपकी इन्वेस्टमेंट की पोर्टफोलियो है उसका क्लासिफिकेशन वैल्यूएशन एंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं। अब ये डायरेक्शंस पहले भी थी और काफी बड़ी डायरेक्शंस होती हैं। इसमें जो क्रक्स की बात रही वो ये रही कि पहले हेल्ड फॉर ट्रेडिंग की जो क्या कहते हैं सिक्योरिटीज या इन्वेस्टमेंट होती थी। पहली बात, इसके अंदर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है, ये पहले भी था। हेल्ड टू मैच्योरिटी की इन्वेस्टमेंट है, आपने होल्ड कर रखी है, उसको मैच्योरिटी तक अपने पास रखोगे। या फिर एक है अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है जी, हमने होल्ड कर रखी थी बट ये अभी बेचने के लिए रखी है, आज के दिन पे अवेलेबल फॉर सेल है। साथ में थर्ड कैटेगरी है फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसके अंदर एक आती है कि हमने कुछ सिक्योरिटीज, कुछ इन्वेस्टमेंट्स को हेल्ड कर रखा है ट्रेडिंग के पर्पस के लिए, बेच देंगे, प्रॉफिट दिखेगा, बेच देंगे। अब इस रिस्पेक्ट में जो चेंजेस हो इंपॉर्टेंट वो हम पढ़ने वाले हैं। पढ़ते हैं। पहले हेल्ड फॉर ट्रेडिंग कैटेगरी की इन्वेस्टमेंट के अंदर 90 डेज की सीलिंग थी कि आपको 90 डेज के अंदर उसको बेचना ही बेचना है। हेल्ड फॉर ट्रेडिंग के अंदर 90 डेज के अंदर बेचो अपनी इन्वेस्टमेंट को, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। इस वाली सीलिंग को हटा लिया गया है। अगर हेल्ड टू मैच्योरिटी की बात करें तो उसके अंदर भी एक सीलिंग होती थी कि इसके अंदर जो आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी शैल नॉट एक्सीड 25% ऑफ बैंक टोटल इन्वेस्टमेंट। ये पहले लिमिट थी जिसको अब हटा लिया गया। रिमूवल ऑफ सीलिंग ऑफ ऑन हेल्ड टू मैच्योरिटी की जो आपकी लिमिट थी, ठीक है, दोनों लिमिट को उठा लिया गया। 90 डेज वाली किसके लिए डाला गया, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग के रिस्पेक्ट में विड्रॉ। और बात करें इन्वेस्टमेंट इन एचटीएम कैटेगरी, हेल्ड टू मैच्योरिटी कैटेगरी, जिसके अंदर सीलिंग थी 25% ऑफ बैंक टोटल इन्वेस्टमेंट, उसको भी हटा लिया गया। याद करेंगे जी ना, याद करेंगे। ओके जी। और इसके अंदर जो आपकी डायरेक्शन है उसके अंदर मोर डिस्क्लोजर्स बोल दिए गए इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के रिस्पेक्ट में। ओके जी। नेक्स्ट न्यूज आती है आपकी फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के रिस्पेक्ट में, जो हर साल जुलाई के मंथ में रिलीज होता है। थोड़ा सा इस बार डिले हो गया, सितंबर के अंदर आया। अगर बात करें फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स की, तो इसका जो फिगर रहा
हो रहा 60.1 का, अगर इसको पिछली बार की मार्च की फिगर से कंपेयर करें। ये जो फिगर आता है ना 60 का, इसके अंदर अगर बात करें फाइनेंशियल इंडेक्स की कैलकुलेशन की, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स की कैलकुलेशन की, तो इसके अंदर 97 क्या कहते हैं आपके इंडिकेटर्स होते हैं जिनको 100 पॉइंट्स दिए जाते हैं। अब उसके अंदर ईच इंडिकेटर के अंदर आपको कुछ नंबर मिलते हैं, तो उसका क्या कहते हैं कुछ कैलकुलेशन करके एक फिगर निकाल के देते हैं। तो ये जो 60.1 है ये 100 से निकला हुआ है, जिसको उन्होंने कंपेयर करा। देखो इस बार तो 60.1 है, बट लास्ट ईयर से कंपेयर करो तो 56.4 था। इस पे कुछ टारगेट्स भी आ जाते हैं ना कि कितना डिजायर्ड टारगेट्स वगैरह है, तो इसकी कैलकुलेशन में हमें नहीं जाना, ये अमाउंट को याद कर लेंगे, फिगर को याद कर लेंगे। 60.1 है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स मार्च का 23 का, ये रहा, ठीक है ना। ओके, अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स की बात करें तो इसके अंदर 3 ब्रॉड पैरामीटर्स हैं, एक्सेस, यूजेज एंड क्वालिटी। एक्सेस मतलब ईज ऑफ एक्सेस, जो भी फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर बैंक अकाउंट की बात है तो बैंक अकाउंट खोलने का एक्सेस है कि नहीं है। फिर यूजेज की बात करें तो उस बैंक अकाउंट को लोग यूज भी कर रहे हैं, एक्चुअल यूजेज और अवेलेबिलिटी है कि नहीं उसकी। थर्ड पार्ट आता है क्वालिटी का, जिसके अंदर क्या कहते हैं लोगों का फाइनेंशियल लिटरेसी, साथ में क्या कहते हैं कंज्यूमर का प्रोटेक्शन, जो फाइनेंशियल सर्विसेज को यूज कर रहा है उसका प्रोटेक्शन, उसके बारे में बात करी गई है, ठीक है ना। तो इसके अंदर 97 इंडिकेटर्स आते हैं। फर्स्ट पब्लिश हुआ था अगस्त के अंदर ऑफ फॉर फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 21, मार्च 21 का आपका अगस्त 21 में रिलीज हुआ था। इस बार आपका मार्च 23 का रिलीज हुआ है, मार्च 23 का रिलीज हुआ है सितंबर के अंदर आके, ठीक है ना। कोई इसका बेस ईयर नहीं है, एक 100 के क्या कहते हैं फिगर से ना कंपेयर करके फिगर्स दी जाती हैं हर एक इंडिकेटर को, ठीक है जी। ओके जी, ओके जी। नेक्स्ट पार्ट आता है पीएम विश्वकर्मा स्कीम के रिस्पेक्ट में। देखो पीएम विश्वकर्मा स्कीम बैंकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है कि आपको जब कुछ इस रिस्पेक्ट में लोन देना हो, कुछ इंटरेस्ट के रिस्पेक्ट में कंसेशन देना हो, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पूरी स्कीम पढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पहली बात, पीएम विश्वकर्मा स्कीम है टू प्रोवाइड सपोर्ट टू आर्टिसन एंड क्राफ्ट पीपल टू एनेबल देम टू मूव अप इन द वैल्यू चेन। तो याद रखेंगे कि विश्वकर्मा स्कीम किन लोगों के लिए आई, टू सपोर्ट द आर्टिसन एंड क्राफ्ट पीपल टू एनेबल देम टू मूव अप द वैल्यू चेन, पैसे वैसे कमा सके वो। तो इस रिस्पेक्ट में जो बैंकर्स के लिए बोला गया कि यार आपको सपोर्ट प्रोवाइड करना है कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट का। अब ये कंसेशन कौन देगा, तो ये गवर्नमेंट ही देगी बैंक्स को। बैंक्स थोड़ा ना बियर करेंगे, कहेंगे जी आप अच्छा काम कर रहे हो, आप अच्छी स्कीम लेकर आए हो, बट हम तो क्या कहते हैं लोन पे अपना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, हम तो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। जो आपको इंटरेस्ट का रियायतें देनी है वो बैंक क्या कहते हैं गवर्नमेंट बैंक को वापस कर दे। चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं बैंकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। टू प्रोवाइड द बेनिफिशियरी एंड इजी एक्सेस टू कोलेटरल फ्री क्रेडिट। भाई आपको कोई कोलेटरल, कोई सिक्योरिटी नहीं लेनी, और क्या कहते हैं इसके अंदर इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड करा जाएगा, कंसेशनल इंटरेस्ट पे लोन होंगे। तो विश्वकर्मा स्कीम के अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो फिक्स्ड है 5% के ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में द इंटरेस्ट सबवेंशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी इंटरेस्ट सबवेंशन। बैंक ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, बट क्या कहते हैं विश्वकर्मा स्कीम के अंदर जो रिकवर करा जाता है आर्टिजन से, क्राफ्ट पीपल से, वो 5% पे फिक्स है। तो इसका डिफरेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, जिसको फिक्स करा गया 8% के ऊपर, कि 8% तक आपको क्या कहते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड करेगी। बैंक क्या मिलेगा पैसा, बैंक को मिलेगा पैसा 8% तक, किससे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। आपको जो चार्ज करना है आर्टिसन से, क्राफ्ट्समैन पीपल से, कितना, 5% पे। ओके जी। अगर इस रिस्पेक्ट में बात करें तो एक क्रेडिट गारंटी कवर मिलता है सीजीटीएमएससी स्कीम के अंदर, जिसके अंदर क्रेडिट गारंटी दी जाती है। सीजीटीएमएससी जो गवर्नमेंट की ही एक एंटिटी है, उस फंड के थ्रू इनको क्रेडिट की गारंटी मिलती है बैंक्स को। ओके जी, ठीक है जी। 8th न्यूज आपके आते हैं 25 सितंबर की, जिस दिन बोला गया सरफेसी एक्ट के अंदर एक क्या कहते हैं डायरेक्शन दिया गया। सरफेसी एक्ट की बात करें तो वह सिक्योरिटाइजेशन एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, साथ में एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। इस रिस्पेक्ट में बोला, देखो आप क्या कहते हैं ये एक्ट बनाया गया था कि जो भी बैंकर्स वगैरह है, बैंक्स है, वो सिक्योरिटी तो ले लेते हैं, बट अगर कोई पेमेंट नहीं करता तो उस सिक्योरिटी को एनफोर्स नहीं करा पाते, बेच के पैसे को रिकवर नहीं कर पाते, बड़े कोर्ट के धक्के लगाने पड़ते हैं। तो इस रिस्पेक्ट में ये एक्ट बनाया गया जिससे पैसे को इजीली रिकवर किया जा सके, सिक्योरिटी को बेच के, जो सिक्योरिटी दी, कोलेटरल दिया, उसको बेच के फटाफट पैसे को रिकवर कर ले। तो इस रिस्पेक्ट में बोला, देखो बैंक को बोला जो भी आप सिक्योरिटी को एनफोर्स करा रहे हो उसकी इंफॉर्मेशन आपको अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करनी पड़ेगी विद इन 6 months ऑफ दिस सर्कुलर। पढ़ते हैं,
As a part of move towards greater transparency, it has been decided that the regulated entity जो सिक्योरिटी को एनफोर्स करा रही है ऑफ द रिजर्व बैंक विच आर सिक्योर्ड क्रेडिटर, भाई हमने पैसे दिए, हमने कोई सिक्योरिटी रखवा ली, हम सिक्योर्ड क्रेडिटर है बैंक, as per the Securitization and Reconstruction of Financial Asset and Enforcement of Security Interest Act, shall display information in respect of borrowers. Borrowers की information देनी है whose secured assets has been taken into possession by the banks. जिस पे कब्जा ले लिया हमने, आज ही आप लोन की रीपेमेंट नहीं कर रहे, ये सिक्योरिटी आपने रखवाई थी ना, ये अब हमारे कब्जे में है, तो इसकी इंफॉर्मेशन अब आपको वेबसाइट पे देनी है, ये बोला गया इस सर्कुलर के अंदर। तो विद इन 6 मंथ्स ऑफ दिस सर्कुलर आपको इंफॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पे अपलोड करनी है बैंक्स को। चलो, इसके अंदर ये फॉर्मेट है, ब्रांच का नाम आ जाएगा, स्टेट आ जाएगा, बोरोवर नेम आ जाएगा, गारंटर नेम, रजिस्टर्ड एड्रेस, सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, ओके जी। न्यूज आती है 9th नंबर की 26 ऑफ सितंबर को, जिस दिन मिस्टर राजेश्वर राव को रीअपॉइंट कर दिया गया एज आरबीआई डिप्टी गवर्नर। इनको 1 साल का टेन्योर और मिला, क्या कहते हैं 9th ऑफ अक्टूबर 23 से इनका 1 साल का पीरियड और बढ़ा दिया गया। ओके जी। अगर डिप्टी गवर्नर की बात करें तो 4 डिप्टी गवर्नर है, श्री स्वामीनाथन जे, टी रावी आपका राजेश्वर राव एंड एमडी पात्रा। ओके जी। लास्ट न्यूज आती है इस सेशन की, वो है 2000 डिनोमिनेशन के बैंक नोट के। तो भाई इसके बारे में फिगर्स दिए गए कि कितने मार्केट में सर्कुलेशन में थे और कितने डिपॉजिट हो गए, जिसकी डेट रखी हुई थी 30 सितंबर की, कि आपको सारे के सारे बैंक नोट को जमा कराना है 2000 की डिनोमिनेशन वाले, जिसको एक्सटेंड करके अब अक्टूबर 7 एक हफ्ता और जाएगा, क्योंकि कुछ नोट नहीं आए थे, तो अक्टूबर 7 तक के उनको क्या कहते हैं टाइम दिया गया कि आप सबमिट करा सकते हैं अपने 2000 डिनोमिनेशन के बैंक नोट को। ठीक है ना। तो आपका सितंबर का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। इसके एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना मत भूलिएगा मेरी एप्लीकेशन पे। इस सेशन को यहीं पर रोकते हैं। ओके टाटा, बाय बाय।